नमस्कार, मैं हूं रूपेश। भारत की रॉ हो या इजराइल की मसाड़, अमेरिका की CIA हो या पाकिस्तान की ISI, इन तमाम खुफिया एजेंसियों से भी बड़ी खतरनाक एक खुफिया एजेंसी है जो पूरे विश्व को कंट्रोल करती है। आपके रोजमर्रा के जीवन में लिए जाने वाले डिसीजन को भी यही खुफिया एजेंसी मैनेज करती है। हमारी ज़रूरतें, हमारे लाइक डिसलाइक, हमारी आइडियोलॉजी को भी यही खुफिया एजेंसी मैनेज करती है। लोगों के सही गलत निर्णय को लेकर आपके मोबाइल में क्या चल रहा है, क्या चलना बाकी है, आगे क्या चलेगा, आपकी टीवी में होने वाले सभी ब्रॉडकास्ट ऐड को यही खुफिया एजेंसी मैनेज करती है। हॉलीवुड बॉलीवुड में क्या देना है, समाज को क्या परोसना है, टाकीज में कौन सा कंटेंट लगेगा, इन तमाम चीज़ों को भी यही खुफिया एजेंसी मैनेज करती है। यही नहीं, किसी भी सेलिब्रिटी की सक्सेस से लेकर उसको ख़त्म कर देने तक की यात्रा यही खुफिया एजेंसी मैनेज करती है। पूरे विश्व के बड़े बड़े एलिट्स, क्वीन एलिजाबेथ, एजाइक न्यूटन, डेविड रॉकफेलर, बिल गेट, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, हेनरी किंगर्स, मार्क जेकरबर्ग, बियो नासी और रिहाना जैसे ना जाने कितने पॉलिटिक्स, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी इसी खुफिया एजेंसी के तहत ऑपरेट होते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। वैसे हमारी भारतीय संस्कृति के एक बड़े सूत्र में बोला गया है कि इस पूरी दुनिया को भगवान चलाते हैं, उनकी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोला करते हैं कि विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी ऐसे दुष्टों के विनाश के लिए, ऐसे दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान इस धरती पर बार बार आते रहते हैं और बार बार आते रहेंगे। यानी कुछ तो भी है कि इतनी बड़ी संस्कृति के सूत्रधार भगवान के सिद्धांत के खिलाफ जाकर कुछ ताकतें, दुष्ट ताकतें बार बार जन्म लेती है, काम करती है ऐसा कि जिस कारण से भगवान को उनके विनाश के लिए आना पड़ता है। वैसे हमारा समाज ऐसी दुष्ट ताकत युक्त इंसानों को, इनकी परिभाषा को अच्छी तरीके से समझता तो है, लेकिन दुष्ट ताकतों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को वो अच्छे से पहचान नहीं पाता, उसको समझ नहीं पाता। इसका परिणाम क्या होता है कि समाज इन्हीं दुष्ट ताकतों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उनके साथ व्यवहार करता है, उनके दुर्गुणों के साथ इतना घुल मिल जाता है कि उन ताकतों के दुर्गुण उसे दुर्गुण नहीं लगते। यही एक ऐसा मायाजाल है दुष्ट ताकतों के द्वारा खड़ा किया हुआ कि जिस तंत्र में फंसकर समाज अपने अस्तित्व को दिनों दिन खोता जा रहा है। एक सूडो रियलिटी, इन्हीं खुफिया ताकतों के द्वारा कुछ लोग खड़े किए गए हैं, उनके द्वारा एक ऐसा सूडो समाज बनाया जाता है, एक आर्टिफिशियल जगत बनाया जाता है जो हकीकत में हकीकत होता नहीं है, जिसमें समाज के लोगों को लुभावने के लिए बहुत बड़े बड़े शब्द बोले जाते हैं। ईमानदारी, वफादारी, धर्मनिष्ठा, राष्ट्रभक्ति, हिंदू राष्ट्र, वसुधैव कुटुंबकम, इतने बड़े बड़े वाक्यों को इतने सुरीले ढंग से बोला जाता है कि लोगों को लगता है कि आने वाला भविष्य हमारा बहुत अच्छा है, ये रियलिटी है, ऐसा लोगों को महसूस होता है। लेकिन ये सूडो रियलिटी है, एक आर्टिफिशियल रियलिटी है जो खड़ी की गई है खुफिया तंत्र के द्वारा, उन ताकतों के द्वारा खड़ी करवाई गई है, जो कभी सही सफल नहीं होती है। लोग सपने देखते रहते हैं लेकिन सफल नहीं होती है। जिन ताकतों के द्वारा ये लोग ऑपरेट हो रहे हैं, जो आपको झांसा दे रहे हैं बार बार, वो ताकतें इन्हीं खुफिया सोसाइटी से ऑपरेट हो रही हैं। और उन ताकत के द्वारा जो समाज को गुमराह किया जा रहा है, और वो समाज, गुमराह समाज, इन्हीं चंद मुट्ठी भर खुफिया तंत्र बड़े बड़े एलिट्स की गोद में डालकर उसे गुलाम बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये पूरा जो गेम है, उन्हीं का गुलाम बनाने के लिए समाज को ऐसा प्रारूप दिखाया जा रहा है, ऐसा मायाजाल उनके साथ बुना जा रहा है, उनके साथ सूडो रियलिटी के साथ पूरा खेल खेला जा रहा है। इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, सबके साथ ये गेम चल रहा है। वैसे इन खुफिया एजेंसियों का एक गोल, एक लक्ष्य कॉमन हमेशा रहता है। इनके नाम तो बदलते रहते हैं, वन नेशन, वन करेंसी, वन रिलीजियन, बॉर्डरलेस कंट्री, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ऐसा इनका बोलना कॉमन रहता है। इनके नाम हमेशा बदलते रहते हैं। उन खुफिया एजेंसियों के नाम कुछ इस प्रकार है: फ्री नेशन, द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, गोलमेज। अब इन नामों को सुनकर कई लोगों के सामने कॉन्स्पिरेसी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सैटर्न वर्शिप, रिप्टेलियन, एलियंस जैसे शब्द दिमाग में घूमने लगते हैं। तो कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा घूमने लगता है कि फिर से वही घिसी पिटी बातों को लेके आ गए। इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, गोलमेज, इनके कर्णधार, इनको जन्म देने वाले लोग तो खत्म हो गए और ये संस्थाएं के कुछ ठोस प्रमाण भी नहीं मिलते। फिर से वही सब बातें कॉन्स्पिरेसी की चालू हो गई। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा, लेकिन ये इतना बड़ा सच है जिसका विश्लेषण मैं आपको
पार्ट वाइज पूरा बताऊंगा। और आज के जो भाग में मैं आपको एक बहुत बड़ी रहस्यमयी बात बताने चाहूँगा, क्योंकि इसका सच समझना आपको इसलिए ज़रूरी है। आपके इर्द गिर्द, आपके ही समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपको मौत के घाट उतरते हुए देखना चाहते हैं, और वो आपको बड़े मनोविज्ञान तरीके से, खुफिया तंत्र के तरीके से आपको मौत के घाट आसानी से उतार रहे हैं, अपना बन के उतार रहे हैं। इसलिए उनको एक्सपोज करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, कुछ लोगों के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कॉन्ट्रेसी है। तो उनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो फ्रीमेसन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। गोलमेज समुदाय एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म तो एग्जिस्ट करता है ना। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म का लक्ष्य क्या है? वन नेशन, वन करेंसी, वन अर्थ, वन फ्यूचर, ये उनका लक्ष्य है। और पूरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म के द्वारा ये दी गई स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री भी उसी पर काम कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या है? वन नेशन, वन करेंसी, वन रिलीजन, वन फ्यूचर। और आज से जो 1000 साल पहले से फ्रीमेसन वगैरह, इल्यूमिनाटी, गोलमेज, अभी आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म चला आ रहा है, उसका फार्मूला क्या था? वन अर्थ, वन रिलीजन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सबका एक ही धर्म, बॉर्डरलेस कंट्री हो, सब एक ही भाषा बोलें, सबकी एक करेंसी हो, और लगभग सबका मालिक एक ही हो। तो ये फार्मूले पे काम करता है। नाम बदलता बदलता क्या आया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म क्या फार्मूले पे काम कर रहा है? वन फ्यूचर, वन रिलीजन, वन करेंसी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। अब जब उसी स्क्रिप्ट पर हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? क्यों? क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म की स्क्रिप्ट में तो स्पष्ट लिखा हुआ है वन फ्यूचर, वन रिलीजन, मतलब एक भविष्य होगा। क्या मुसलमान और हिंदू का क्या एक भविष्य हो सकता है? उसे तो अपना मस्जिद में जाना है और हिंदू को अपनी मस्जिद में जाना है। गंगा का पानी और गटर का पानी एक कैसे हो सकता है? यानी ये एक झांसा है। और उनके अकॉर्डिंग जब पूरा काम किया जा रहा है, तो फिर हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे हो सकती है? और ऐसा प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकता है? और वैसे ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म को सभी धर्म के लोगों से कट्टरता छुड़वानी है। जैसे वो मुस्लिम है तो उनकी कट्टरता को ख़त्म करना है, हिंदू है तो उसकी कट्टरता को ख़त्म करना है, ईसाई है तो उसकी कट्टरता को ख़त्म करना है, सिख है तो उसकी कट्टरता को ख़त्म करना है। इनको तो वन अर्थ चाहिए, वन फ्यूचर बनाना है। तो उसके लिए एक ऐसा धर्म ये लोग अपना बुनना चाहते हैं जिसमें कुछ खास एलिट्स हों और उनकी आज्ञा हो, और वही आज्ञा लोगों का धर्म हो। आज्ञा पालन करना ही धर्म हो। इसी के लिए पूरी कंट्रोल पॉलिसी में काम किया जा रहा है। तो ऐसे नेता जो उनकी दी हुई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनसे तो आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना तो छोड़ ही दीजिए। और बाय द वे, ये लॉलीपॉप हिंदू राष्ट्र का आपको दिया भी गया और एक टाइटल मढ़ भी दिया गया, तो लेकिन काम उनमें इन्हीं के द्वारा और इन्हीं के वाला सूडो रियलिटी वाला जो आपको दिखेगा माहौल, लेकिन काम उनमें यही होगा, वन फ्यूचर वन रियलिटी। किसी की कट्टरता नहीं रहेगी, कोई अपनी कट्टरता से काम नहीं कर पाएगा, किसी का फार्मूला वहाँ सक्सेस नहीं होगा। जो फार्मूला वो देंगे वही प्रोसेस में हमको चलना होगा। अब पॉइंट पे आते हैं। जो आपको सूडो रियलिटी वाला विजुअलाइजेशन आपको दिख रहा है, इसमें आप डूब कर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, ये वही सूडो रियलिटी वाला विजुअलाइजेशन है जो आपके स्वास्थ्य को खत्म कर, आपकी संस्कृति का दमन कर, और आपके जो अपने लोग हैं उनको खोखला कर खड़ा किया जा रहा है। अब ये खुफिया तंत्र का जो समय काल है, इस पर थोड़ा सा फोकस डाल लेते तो आपको पूरा इनका गुणा गणित समझ में आ जाएगा कि कब से चल रहा है और इनका उद्देश्य क्या है और ऐसा हुआ कैसे। जो लोग अच्छे से कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, जिनकी संस्कृति का कुछ अता पता नहीं था, जो लोग अच्छे से खाना नहीं जानते थे, जो अच्छे से पहनना नहीं जानते थे, वो आज अपने आप को डेवलप महसूस कर रहे हैं। खुफिया तंत्र बना लिया उन्होंने, एक ऐसी खुफिया एजेंसी बना ली कि पूरे विश्व को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। कुछ तो भी राज इनको मिला होगा। वो राज कहाँ से आया? इस राज का समय अंतराल क्या रहा, क्या प्रोसेस रही, और कैसे इतना बड़ा खुफिया तंत्र के रूप में खड़ा हो गया कि आज भारत जो मूल है मानव संस्कृति का, उसको ही आज खत्म करने के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। तो उसके समय अंतराल को आपको जानना बहुत जरूरी होगा कि ये गुप्त एजेंसियां कैसे पनपी। कई शोधकर्ताओं के द्वारा ये बात स्पष्ट हुई है कि 2000 साल से ये पूरा क्रम चल रहा है। फ्रीमेसन, इल्यूमिनाटी, गोलमेज, इनके नाम हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन काम करने वाले लोग भी हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन इनका एक ही सूत्र रहा है कि पूरी मानव जाति पे अपना राज करना, दानव वृत्तियों के साथ सबको गुलाम बनाकर राज करना।
मैं आपको बता दूं कि हमारे राजा महाराजा जो चक्रवर्ती राजा रहे, जो चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका राज भारत के सभी द्वीपों में रहा, जितने भी द्वीप हैं पूरब से पश्चिम तक। फिर उसी समय अंतराल में सम्राट अशोक हुए, जिनका राज भी पूरब से पश्चिम सभी द्वीपों में रहा। 304 ईसा पूर्व जन्मे सम्राट अशोक ने भी 9 लोगों की खुफिया एजेंसी बनाई थी, जिसे आज 19वीं सदी के लेखकों द्वारा द 9 अननोन पर्सन के नाम से खुफिया एजेंसी को जाना गया। तो ये प्रोसेस चलती थी, लेकिन वो अच्छे कामों के लिए, समाज का उत्थान हो, समाज में जो गुप्त रहस्य हैं, जो गुप्त विज्ञान की जो ताकतें हैं, वो उनके माध्यम से समाज का डेवलप हो, उसके लिए बनाई जाती थी। लेकिन हुआ क्या, 304 ईसा पूर्व जन्मे अशोक सम्राट को जब सत्ता मिली 270 और 269 के समय कलिंगा युद्ध हुआ, और कलिंगा युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए। सम्राट अशोक के माध्यम से कई निर्मम लोगों की हत्या हुई, लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, कई लोगों को बंदी बनाया गया। तो अशोक को गिलानी हुई कि मेरे माध्यम से बहुत निर्दोष लोग मर गए, तो ऐसे युद्ध का मैं क्या करूँगा। तो हुआ क्या कि उन्होंने युद्ध करने की इस टाइप की पॉलिसी आक्रमण करके वो ख़त्म कर दी, छोड़ दी, अध्यात्म की शरण ली। उस समय भगवान बुद्ध का प्रचार बहुत चलता था, तो भगवान बुद्ध की जो सीखें थी उस पर सम्राट अशोक गए और उन सीखों को अपने जीवन में आत्मसात करने की तरफ लग गए। उसी समय नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसका डेवलप, वहाँ मठ की स्थापना भी कई कई जगह पर सम्राट अशोक ने करवाई। और हुआ क्या कि सम्राट अशोक ने देखा कि अपनी संस्कृति का बहुत सारा ऐसा दिव्य ज्ञान है, ऐसे दिव्य शास्त्र हैं, ऋषि मुनियों का ज्ञान है, जो हमारे दादा परदादा रहे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो शास्त्र अध्ययन रहा, विज्ञान अध्ययन रहा, इतना सूक्ष्म अध्ययन रहा, वो जो शास्त्र हैं अगर वो विरोधी हाथों में पड़ जाएंगे, गलत लोगों के हाथों में पड़ जाएंगे, तो उसका दुरुपयोग करेंगे। तो सम्राट अशोक ने सोचा कि मैं अपने युद्ध को ख़त्म करके अब मैं अध्यात्म की ओर जा रहा हूँ, मैं बुद्ध धर्म का प्रचार करूँगा। तो उन्होंने सोचा कि ये ज्ञान किसी गलत व्यक्ति के हाथों नहीं पड़ना चाहिए। अगर गलत व्यक्ति के हाथ पड़ गया तो वो पूरी मानव जाति को अपने हिसाब से नचाएगा, उसको ख़त्म कर देगा। इसीलिए सम्राट अशोक ने 9 किताबों के 9 लोगों को खड़ा किया और उनको दायित्व सौंपा कि आप एक एक किताब का अलग अलग तरीके से संरक्षण करेंगे। एक सोसाइटी का गठन किया, आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, गुप्त रहेंगे, आप एक खुफिया हैं, इसका अध्ययन करके इस किताब के ज्ञान को भी बढ़ाएंगे और इस किताब को, इस शास्त्र को किसी भी दुष्ट आदमी के हाथों ना पड़े, इसका आप ध्यान रखेंगे। वो 9 किताबें क्या थीं उसका भी थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। जो 19वीं सदी के जो लेखक रहे, उन्होंने इस किताबों के कुछ गूढ़ रहस्यों से उन सब्जेक्टों के नाम निकाले। उनका जो ऊपर का जो अध्ययन रहा कि इस किताब में क्या क्या रहस्य हो सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला गुप्त रहस्य वाला शास्त्र मनोविज्ञान पे आधारित था, एक ऐसा मनोविज्ञान जो पूरी मानव जाति का दिमाग एक साथ बदल सकता है। दूसरे शास्त्र का नाम इन्होंने द साइंस ऑफ किलिंग रखा, जिसमें कई प्रकार के विष बनाने की जानकारी दी गई थी, जिसमें इंसानों को पलक झपकते ही मारा जा सकता था। साथ ही मानव शरीर के उस प्रेशर पॉइंट की भी जानकारी दी गई थी कि जिसमें टच करने मात्र से, छूने मात्र से लोगों की मौत हो सकती है। तीसरे शास्त्र का नाम दिया गया माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें सूक्ष्म जैविक यानी माइक्रोबायोलॉजी की बेहद बारीकी जानकारी को शामिल किया गया है, जिसमें ऐसे भयानक रोग पैदा किए जा सकते हैं कि जो पूरी मानव जाति को एक साथ नष्ट कर सकता है। चौथे ग्रंथ जिसका नाम अल्केमी रखा गया, जिसमें धातु को सोने में बदलने और अमर होने के लिए बनाए गए गुप्त रहस्यों की विस्तृत जानकारी दी गई थी। पांचवें शास्त्र को कम्युनिकेशन नाम दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इसमें जो गुप्त भाषाओं की जानकारी है, इसमें मानव एलियंस यानी परग्रही जीवों से भी बात कर सकता था। और यही नहीं, 337 ईसा पूर्व यूरोप में कई इलाकों में यह बात प्रचलित है कि वहां के लोग परग्रही जीवों से उस समय बात करते थे, उन्होंने बात की थी। ये तमाम बातें प्रचलित हैं। छठे शास्त्र को ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है, जो साथ ही साथ एंटी ग्रेविटी यानी पावरफुल विमान बनाने और गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाने की ताकत वाला रहस्य बताया गया था। सातवां शास्त्र कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों का ज्ञान छिपा हुआ था। आठवां शास्त्र स्पेस टाइम के नाम से जाना जाता है। प्रकाश की गति से तेज यात्रा करने के लिए भी इसमें फार्मूले थे, रहस्य था, जो आदमी सा शरीर प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकता था। जिसमें समाज शास्त्र की बहुत बड़ी जानकारी है, जिसके माध्यम से किसी भी सभ्यता का उदय किया जा सकता है और उसको आसानी से नष्ट भी किया जा सकता है। ऐसा 9वें शास्त्र में था। विज्ञान का इतना बड़ा रहस्य
गलत लोगों के हाथों में ना पड़े, इसीलिए सम्राट अशोक ने 9 लोगों की ये सोसाइटी बनाई और इस शास्त्र को 9 लोगों के हाथों में सौंपा कि आप इस शास्त्र की रक्षा करेंगे। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का डेवलप भी सम्राट अशोक ने किया। वहाँ पर कई मठ भी उन्होंने बनवाए। नालंदा विश्वविद्यालय में भी सम्राट अशोक के द्वारा बहुत ही गुप्त रहस्यमयी ऐसे शास्त्र वहाँ पर रखे गए थे। समय बदला, सम्राट अशोक का समय चला गया, उसके बाद वहाँ पर बहुत बार आक्रमण हुआ नालंदा विश्वविद्यालय में। और सोचने की अब यहाँ पर बात है, पॉइंट की बात अब आप नोट करें, इतना बड़ा रहस्य, जिस रहस्य से चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक ने इतने बड़े अखंड भारत का निर्माण किया था, पूरे विश्व को एक पॉइंट पर बैठ के वो चलाते थे। राजा विक्रमादित्य एक पॉइंट पे बैठ के पूरे विश्व में शासन करते थे। ऐसे अखंड भारत का निर्माण जिनके समय काल में था, और ऐसे गुप्त रहस्य को गलत लोगों के हाथों में ना जाए, इसलिए लास्ट तक सम्राट अशोक ने ये प्लान किया और ऐसी सोसाइटी बनाई। नालंदा विश्वविद्यालय को उसके बाद कई बार लूटा गया। सोचने की अब यहाँ पर बात है, जो काम सम्राट अशोक ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, विक्रमादित्य ने किया, वो तो मानव उत्थान के लिए किया, उनकी भी सोसाइटी थी, 9 रत्न थे। लेकिन उसके बाद, उनके जाने के बाद जो हुआ, ऐसे लोग कहाँ से ज्ञानी बन गए जो बिल्कुल आउटर में रहते थे, जिन्हें कपड़ा पहनने की भी अक्ल नहीं थी, खाना क्या खाते हैं वो अक्ल नहीं थी, कैसे खाते हैं वो अक्ल नहीं थी, उनकी संस्कृति में माँ बहन क्या होती हैं वो अक्ल नहीं थी। वो लोग अचानक प्रकट हुए, जो 19वीं सदी में बहुत अच्छे शोधकर्ता हुए, जो भारत के भी शोधकर्ता हुए। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि जिस ज्ञान को गुप्त रखा गया था कि गलत लोगों के हाथों में ना पड़ पाए, वो ज्ञान, वो शास्त्र कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के हाथ में गए और ये चीज़ देखी गई। 10वीं सदी में एक फ्रीमेसन पैदा हुई संस्था, जो बढ़िया पत्थरों से लोगों के घर बनाया करती थी। ब्रिटेन का जो राजा था उस समय 10वीं सदी में, फ्रांस से उसने ऐसे फ्रीमेसन कलाकारों को बुलाया। उन्होंने 900 से भी ज़्यादा बिल्डिंगों का निर्माण किया पत्थर से। वो बहुत ही गुप्त रहस्य था। और ऐसे लोगों को उसने जब देखा तो उसने वर्णन आता है कि वो बहुत ही प्रभावशाली थे। उनकी जो मंसूबे थे, उनका जो लक्ष्य था, वो भी वन अर्थ की तरफ था। वन नेशन, वन अर्थ, वन पूरे बॉर्डरलेस कंट्री होना। ये कब था? आज से 10वीं सदी में, मतलब 1000 साल समझ लीजिए आप। उस समय इनकी विचारधारा थी और ऐसे फ्रीमेसन बनाए गए। और फिर वो धीमे धीमे बढ़ते गए। मतलब विश्व का अच्छा खासा पैसा बिल्डरों के पास होता है, बोला जाता है बिल्डर बहुत, तो ये खास बिल्डर, एक प्रकार के बिल्डर ही थे। फिर समय अनुसार ये भारत में भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो पहला लॉज 1716 के लगभग कलकत्ता में फ्रीमेसन के द्वारा बनाया गया, पत्थर के माध्यम से वो घर बनाया गया। तो ये सोसाइटी चली और ये काफ़ी सोसाइटी गुप्त रूप से काम करती थी। अब सोचने की बात ये है, जिस भारतीय संस्कृति से मानवता स्थापित हुई है, अब ये भाई मानवता वहाँ पर कहाँ से ये लोग बोलने लगे कि भाई हम पूरे विश्व की तकदीर बदलेंगे। यानी कि इनके पास कोई गुप्त रहस्य हाथ में मिल गया था। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में इतने गुप्त रहस्य थे, वहाँ की सब किताबों और शास्त्रों को उन्होंने उठाया चुराया, तो कहीं ना कहीं से इनको कुछ ना कुछ तो मिला था। और ये लोग बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, काम करते गए आगे। और फिर इनका रंग, जो आज से 300 साल पहले जाएंगे, दिखने लगा। इनका रंग दिखा इल्लू मिलाटी जिन्होंने बनाया। उसके बाद जो बड़ी बड़ी फैमिलीज आई, बैंकिंग बनी, बैंक की व्यवस्थाएं बनी, फिर इसके बाद गोलमेज समुदाय बना। इस पर आगे और भी बात करेंगे, एपिसोड बनाएंगे। तो जुड़े रहिए आप हमारी सीरीज के साथ, हमारे एपिसोड के साथ। फिर मिलेंगे जल्द। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।